ये बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको बता दें। चौथे चरण के चुनाव के दौरान किसानों के इर्द गिर्द घूमती रही पूरी वोटिंग पैटर्न। दोस्तों, बम्पर वोटिंग की खबरें लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे सपा को वोट पड़ने से रोकने के लिए उनके चुनाव चिन्ह को फेविक्विक डालकर ब्लॉक किया गया है। दोस्तों, क्या है ये पूरी अपडेट, रुक करेंगे इस खबर की तरफ भी, वहीं पर आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी के गृह राज्य के अंदर 6000 करोड़ रुपए का घोटाला दोस्तों घपला हुआ है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के मंत्री की हो गई है गिरफ्तारी, जिसके बाद दोस्तों देश भर के विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोला है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन की लहर को चौथे चरण के अंदर भी और ज्यादा प्रचंड होते हुए देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में कर बताइए कि चौथे चरण के 59 सीटों में से किसके पक्ष में ज्यादा सीटें जा रही है। आप लोग की क्या कुछ राय है। और इसी के साथ में दोस्तों जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखना कि चौथे चरण का चुनाव किसानों ने किया है दिशा तय। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव जहां पर जाट मतदाता बहुल्य क्षेत्र में वोट डाले गए थे, जिसके बाद बीजेपी की पहले ही स्थिति डामाडोल हो गई थी। और दूसरे चरण के चुनाव में सहारनपुर वाले इलाके यानी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके के अंदर चुनाव हुआ था। दोस्तों, वहां पर भी बीजेपी की स्थिति ना पहले ठीक थी ना इस बार ठीक दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव में यादव लैंड कहे जाने वाले एटा से लेकर मैनपुरी में चुनाव हुए थे, जो ना पहले कभी बीजेपी जीत पाई थी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा और ज्यादा नीचे गिरेगा, इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और चौथे चरण के चुनाव को लेकर अंदेशा जताया जा रहा था कि इस बार किसान करने वाले हैं कुछ बड़ा खेला। और टेनी महाराज के खिलाफ जिस तरीके से क्षेत्र में जनता नाराज है और लखीमपुर खीरी में जो इतना बड़ा कांड हुआ था उसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होगा, दोस्तों बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी समेत तकरीबन 9 जिलों के 59 सीटों पर वोट डाले गए दोस्तों। और इस दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं अपने आप में चौंकाता है। और कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी ने पूरे चुनाव यानी चौथे चरण के चुनाव को अपने इर्द गिर्द अपने वोटिंग पैटर्न के इर्द गिर्द रखा है। आपको बता दें कि पिछली बार के चुनाव से लगभग सभी सीटों पर वोटिंग ज्यादा हुई है, लेकिन लखीमपुर खीरी में 5 बजे तक ही आंकड़ा 62% के पार पहुंच गया। यानी अब 6 बजे तक का आंकड़ा और 7 बजे तक के अंतिम आंकड़े आज इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, जो आंकड़ा कम से कम 72-74% से ऊपर जाने वाला है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि राज्य के अंदर अब तक का सबसे ज्यादा मतदान लखीमपुर खीरी के अंदर होगा दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के लिए लखीमपुर खीरी ने पूरा डायनेमिक्स बिगाड़ दिया है और भाजपा की स्थिति काफी डामाडोल बताई जा रही है। आप लोग का क्या कुछ एनालिसिस है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ईवीएम के बटन में फेविक्विक डालकर उसे ब्लॉक कर दिया गया ताकि समाजवादी पार्टी का बटन ना दब पाए। आपको बता दें कि इस तरह की बड़ी साजिश का मामला सामने आया, जहां पर सदर सीट के कादीपुर सानी गांव में ईवीएम में शरारती तत्वों ने फेविक्विक डाल दिया, जिसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया गया। सपा के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा का कहना है कि सपा का बटन चिपका दिया गया ताकि कोई उसे दबा ना पाए, जिसको लेकर जोरदार हंगामा करने के बाद इस मामले पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है दोस्तों। बाद में शिकायत करने के बाद ईवीएम को बदलकर दोबारा से मतदान शुरू किया गया। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि शिकायत मिली थी कि ईवीएम को बदलवाकर दोबारा मतदान शुरू किया जाए और हमने इसको जांच पड़ताल करने के बाद मान लिया है। लेकिन इस तरीके से समाजवादी पार्टी के ईवीएम के बटन को ब्लॉक करने के लिए जो फेविक्विक का इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं गहरी साजिश को इंगित करता है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ जनता का इतना ज्यादा विरोध है दोस्तों कि गृह राज्य मंत्री अपने नॉर्मल सुरक्षा के माध्यम से नहीं आ पाए। आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेनी इतनी ज्यादा सेना लेकर सामने आए वोट डालने के लिए कि लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी भी शुरू कर दी है। 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में वोट डाले गए और पूरे दिन पोलिंग बूथ से जुड़ी खबरें लगातार चर्चा में रही। लेकिन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। लेकिन इस दौरान दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आप समझ जाइए कि दर्जनों की संख्या में सुरक्षा बल के साथ अजय मिश्रा टेनी जैसे तैसे बचते हुए वोट डालने के लिए पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर्स ने लिखा कि गृह राज्य मंत्री जो अपनी ही आवाम से मिलने के लिए ऐसे बचकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान जा रहे हैं वोट डालने के लिए। यानी उन्हें भी पता है कि उनके क्षेत्र की जनता उनको देखना नहीं चाहती है और इसीलिए इस तरीके से सेना का इस्तेमाल करके वोट डालने के लिए सामने आए हैं। अपने आप को लोकप्रिय सांसद बताने वाले अजय मिश्रा टेनी की ये स्थिति है अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में। दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी की माने तो उत्तर प्रदेश के फरदान थाना क्षेत्र बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कोई भी बटन दबाया तो कमल को वोट गया, जबकि पीठासीन अधिकारी का कहना है कि ईवीएम खराब थी, उसमें कोई आवाज नहीं निकल रही थी। हालांकि बाद में ईवीएम को बदल दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र बूथ संख्या 85 पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विजय वर्मा ने बताया कि मॉक पोल के दौरान यानी जब सभी पार्टी के एजेंट के सामने ईवीएम की टेस्ट कराई जाती है, वोटिंग डालकर बताया जाता है कि वोट सही जा रहा है या नहीं जा रहा, उस दौरान दोस्तों मॉक पोल के दौरान दोस्तों कोई भी बटन दबाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की फोटो दिखाई दे रही थी। हालांकि ईवीएम को बाद में बदल दिया गया है, लेकिन सवाल इस पर खड़े हो चुके हैं। एक और बड़ी जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विधायकों को अपनी जनता के सामने उठक बैठक लगाकर गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। सोनभद्र के अंदर प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के विधायक प्रत्याशी भूपेश चौबे का एक अलग ही रूप देखने को मिला। प्रचार के दौरान भूपेश चौबे अपनी कुर्सी पर खड़े होकर कान पकड़कर जनता के सामने उठक बैठक लगाने लगे और कहने लगे कि जो भी गलती 5 साल में हुई है उसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, जनता ने भी कह दिया कि विधायक जी नाटक करना बंद करिए, पिछले 5 साल में आप हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब उठक बैठक करके अपनी गलती मान रहे हैं। इससे पहले जनता एक बार फिर से प्रताड़ित हो जाए, इस बार आपको वोट नहीं मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा 10 मार्च के बाद सांड को ले जाकर गोरखपुर छोड़ आएंगे, बाबा वहीं पर जाकर शंख बजाएंगे। जंगीरपुर विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि 10 मार्च के बाद प्रधानमंत्री ललका सांड का गोबर बेचेंगे। उन्होंने कहा कि लगता है कि भाजपाई पागल हो गए हैं। उन्होंने अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि एक रैली में बोल रहे थे कि जो इंटर पास करके 12वीं में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और टैब देंगे। इन भाजपाइयों का दिमाग खराब हो गया है। भाजपाइयों को पता चल गया है कि 10 मार्च के बाद मठ में जाना पड़ेगा। सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बाबा भी पागल हो गए हैं जो युवाओं की गर्मी उतार देने की बात कर रहे हैं। 10 मार्च के बाद बाबा को हम मठ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सदन की गरिमा को पूरी तरीके से तार तार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार का क्या मतलब समझेगा। वहीं आपको बताते चले दोस्तों कि गुजरात के अंदर 6000 करोड़ के कोयला घोटाले का मामला सामने आया। कांग्रेस पार्टी बोली, कहा ये चारा घोटाले का भी बाप है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार के एजेंसियों ने छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग के नाम पर कोयला मंगाया और इसे महंगे दाम पर दूसरे राज्यों को बेच दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लपकते हुए इसके जांच की मांग कर दी है। इसे चारा घोटाले का बाप बता दिया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया और कहा कि गुजरात सरकार में 6000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। खादान से आया 60 लाख टन कोयला और गया। हाँ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 प्राइवेट कंपनियों को कोयला लाने के लिए अधिकृत किया था। इनमें से 3 का पता नकली निकला। शायद इसका जवाब आएगा, ना कोई कोयला आया ना कोई कोयला गया, मामला बंद और पैसा हजम। इसके बाद संजय निरुपम बोले, कहा खादान से निकला 60 लाख टन कोयला और बीच रास्ते में हो गया गायब, इसकी जांच जरूरी है। इसी बीच आपको बताते चले दोस्तों की रिपोर्ट के अनुसार कोल इंडिया के खादानों से जिन उद्योगों के लिए कोयला निकाला गया था वो कोयला उन तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि इन कोयले को दूसरे राज्य में बेच दिया गया। इससे लगभग 6000 करोड़ रुपए की मोटी रकम की उगाही की गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा भ्रष्टाचार में खा लिया जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री के गृह राज्य में ये स्थिति है जहां पर तकरीबन 20 साल से या उससे भी ज्यादा से बीजेपी की सरकार है दोस्तों। यानी पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक गठित खेल चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को अचानक से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। और जिसके बाद पूरे देश की राजनीति में जोरदार तरीके से इस पर रिस्पांस सामने आने लगा है और आपातकाल की बैठक बुलाई गई है दोस्तों। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। इसी बीच आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनका बयान मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। इसी बीच एक और जानकारी है जहां पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने एनसीपी के चीफ शरद पवार से फोन पर बातचीत करते हुए उनको खुला समर्थन दिया है। आपको बता दें कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार को फोन किया है और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले को लेकर पूछताछ के बाद बुधवार को हुई उनकी गिरफ्तारी पर समर्थन दिया है। सूत्रों ने बताया कि पवार ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या उन्होंने नारदा मामले के सिलसिले में पिछले साल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने मंत्री को निलंबित किया था। तो ममता बनर्जी ने पवार को जवाब देते हुए कहा कि न हटाने की हमने कोई कोशिश की है, न आपको हम कोई सलाह देते हैं। दोनों नेताओं ने केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के मामले को लेकर विपक्षी एकता का आह्वान किया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने जो आपातकाल बैठक बुलाई है जिसमें शरद पवार के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कह दिया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं है। साथ साथ दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होगा, मंत्री बने रहेंगे। उन पर जो कार्रवाई उन्हें करनी है करिए, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है। उनकी सरकार को गिराने की जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसे बिल्कुल पूरा नहीं होने दिया जाएगा। और नवाब मलिक के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन जोरदार विरोध करने वाली है। आज मुंबई के अंदर जगह जगह प्रदर्शन होंगे। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और बिहार में बीजेपी सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी में आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि बीजेपी के खिलाफ वोट करिएगा। उन्होंने रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूपी के
अंदर वीआईपी पार्टी को निषाद समाज का अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है, इस तरीके का दावा करते हुए एक और बिहार में बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं और दूसरी ओर दोस्तों उत्तर प्रदेश में आकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि निषाद पार्टी निषादों के साथ में खड़ी है और बीजेपी ने निषाद समाज के लिए कुछ भी नहीं किया और इसीलिए निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। हालांकि दोस्तों उनको जवाब देना चाहिए कि अगर बीजेपी निषाद समाज के लिए इतनी ही बुरी है तो बिहार के अंदर अपना गठबंधन क्यों नहीं तोड़ देते, वहाँ पर क्यों मलाई खाने के लिए सरकार में बीजेपी के साथ बने हुए हैं। ये एक कॉमन सेंस का सवाल है दोस्तों, जो जनता को इस तरीके के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए जो दो अलग अलग तरीके के बयान देते हैं। कभी जिस पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, उसका विरोध दूसरे राज्य के अंदर कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी इस पर लिखकर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के मतदान को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। पूरे इलेक्शन के जो नतीजा निकलेगा उसको लेकर मेरे ये विचार है। इलेक्शन एक राजनीतिक युद्ध बन गया है। हर युद्ध के पहले एक रूपरेखा और भूमिका बनाई जाती है। चुनाव लड़ने के लिए पिछले 6 महीने से सोचकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि बाबा जी भर्ती दे दीजिए, इस तरीके की नारेबाजी योगी आदित्यनाथ के सामने जनता कर रही है। यानी योगी आदित्यनाथ किसी रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं और इस दौरान जनता जो आस पास में उनके खड़ी है वो कह रही है कि बाबा जी भर्ती दे दो। हर शहर हर रैली में युवा नौकरी मांग रहे हैं, सरकारी भर्तियां चालू करने की मांग कर रहे हैं, पर बाबा अपनी किसी जनसभा में भर्ती का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। इनका इरादा साफ है, चुनाव के बाद ये फिर युवाओं को भर्ती के लिए तरसाएंगे। रोजगार का वादा है, गठबंधन को वोट दें। वहीं पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा यह चुनाव संविधान बचाने का है, जनता को समाजवादियों पर भरोसा करना चाहिए। सपा की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए गए हैं उनको सशब्द लागू किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों भाजपा की सरकार में बेरोजगारी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा जनता के सामने है। बीजेपी का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, एक बार फिर से उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया है। वहीं आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान का मुद्दा फ्लॉप हो गया है। भाजपा ने इस मुद्दे के बल पर चुनाव जीतने की जो कोशिश की है उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। हरियाणा से 12 गुना ज्यादा रेट बिजली का उत्तर प्रदेश की जनता पे कर रही है। टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। जिस वादे पर उन्होंने किसान आंदोलन खत्म कराया था उस वादे पर बीजेपी खरी नहीं उतरी है। एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया। पूरे देश में डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है लेकिन किसानों को पीछे धकेला जा रहा है। आज सड़क पर सब्जी फल बेचने वाला, रेडी लगाने वाले पेटीएम का उपयोग कर रहे हैं लेकिन गन्ना किसानों का भुगतान 11 महीने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। देश में मजदूरों की फौज तैयार हो गई है जो बीजेपी चाह रही थी। इसी बीच आपको बताते चले कि उन्नाव में वोटिंग के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने के बाद समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। फायरिंग से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण के चुनाव के दौरान दोस्तों जय श्री राम का नारा लगाने के मामले में उन्नाव के एक मतदान स्थल पर जमकर बवाल काटा गया है। नौबत यहाँ तक की आ गई कि फायरिंग तक किया गया। दोस्तों उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र करोवन गांव के अंदर एक मतदान केंद्र पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में दीपक सिंह ने वोट डालकर जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके बाद इस तरीके का बवाल देखने को मिला है। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव से 2 दिन पहले ही सड़क बना दी गई, जिसके बाद पत्रकार बोले, कहा लगता है हिजाब का मुद्दा काम नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के अंदर मतदान पूरे हो चुके हैं दोस्तों, और ऐसे में यूपी के अंदर आपको बताते कि कई जगह पर एक दिन पहले रोड बनाया जा रहा है, जो अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देता है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब आ गई है कि अब वो अपने एजेंडे को पूरी तरीके से जनता के बीच में नहीं ले जा रही। शायद इसीलिए रोड सड़कें बनवाई जा रही हैं, वो भी रातों रात। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी? एक और जानकारी की माने तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देश हो रहा है शर्मिंदा। इंडिपेंडेंट में छापा भाजपा के सांप्रदायिक नेताओं के बयान और जोरदार तरीके से इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान इंडिपेंडेंट ने राघवेंद्र प्रताप सिंह के भाषण के आधार पर खबर बनाई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए देश के मुसलमानों को लेकर चिंता व्यक्त किया गया है। इसी बीच एक और जानकारी की माने तो कर्नाटका में अस्थायी रूप से हिजाब पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया है कि छात्रों के लिए ये फैसला लिया गया है, जबकि जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए हिजाब पर कोई रोक नहीं है, हिजाब पहनकर जा सकते हैं। इसी बीच दोस्तों साल भर के भीतर केंद्र ने दूसरी बार बढ़ाया परिसीमन आयोग का कार्यकाल, यानी जम्मू कश्मीर का चुनाव कब होगा ये बड़ी समस्या दिखाई इसलिए पड़ रही है क्योंकि मोदी सरकार ने कब जनता से वादा किया था, बहुत दिन बीत गए दोस्तों, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों को नए सिरे से परिसीमन करने के
के बाद गठित परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बार बार इसे बढ़ा दिया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और बीजेपी का एजेंडा बता रही है। जिस तरीके से परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देके कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटने की बातें कर रहा है, इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, स्पष्ट कीजिएगा। साथ साथ अमित शाह के बयान पर मायावती ने अपना जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह ने माना है कि बसपा को बहुत समर्थन मिल रहा है, ये उनकी महानता है। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि राज्य के अंदर बसपा प्रचंड जन समर्थन के साथ एक बार फिर से सरकार बनाएगी। 2012 के नतीजे को फिर से रिपीट किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जीत को लेकर कई तरीके के दावे सामने आ रहे हैं। कई सारे दावे ये मानते हैं कि अखिलेश यादव बहरहाल की सीट से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन शिवपाल यादव की सीट फंस सकती है। हालांकि शिवपाल यादव कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये बात जमीनी स्तर पर लोगों से बात करने के बाद स्पष्ट होती है। हालांकि कई सारे अलग अलग तरीके के लोगों के तर्क भी सामने आते हैं। वहीं पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी जब घबराती है तो ईडी का इस्तेमाल करती है, करने दीजिए, इस बार जनता यूपी में देगी करारा जवाब। वहीं पर क्या सपा में शामिल हो जाएंगे बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी। दोस्तों अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या रीता बहुगुणा जोशी जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जिनकी चर्चाएं चल रही है क्योंकि उनके बेटे ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो सपा के प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश अपने साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की है। रीता बहुगुणा जोशी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की टिप्पणी करने से उन्होंने इंकार करते हुए कहा कि उनके बेटे मयंक मुझसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, ये बात सच है, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। साथ ही साथ दोस्तों अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2014-2019 का चुनाव लड़ा था, वाराणसी में उनके बयान को लेकर अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले पर। साथ ही साथ बांदा के अंदर आवारा पशुओं का इतना बड़ा मामला है दोस्तों कि ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चौथे चरण बांदा की 4 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए और इस दौरान दोस्तों नारेनी विधानसभा सीट के दशरथपुरवा गांव के बूथ पर मतदान नहीं हुआ और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग आवारा पशु की समस्या से काफी नाराज थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये फैसला हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी प्रशासन सुनता नहीं है और इस तरीके से आवारा पशु हमारे जीवन को लगातार तबाह कर रही है। हमको दिन रात भर जगना पड़ता है खेतों में जाकर अपनी फसल को बचाने के लिए, फिर भी नहीं बचा पाते क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में गौवंश हमारे खेतों में घुस आता है दोस्तों और कहीं न कहीं संपत्ति का भारी नुकसान कर देता है। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर लगाया भगवान गौतम बुद्ध का अपमान करने का आरोप, शेयर किया वीडियो। वहीं आपको बताते चले कि पीलीभीत के अंदर पोलिंग बूथ पर नशे की हालात में पहुंचा मतदान कराने के लिए कर्मी, जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसने पुलिस के साथ भी बदतमीजी की है। ये मामला पीलीभीत जिले से जुड़ा हुआ है जहां पर पूरनपुर नगर के GGIC स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कृष्ण स्वरूप ने GGIC स्कूल में पोलिंग बूथ पर ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके बाद शराब पीकर ये व्यक्ति आया हुआ था। कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद नशा चढ़ गया तो ये अपने डेस्क के नीचे गिर गया और इसके बाद पुलिस कर्मियों ने पूरे मामले की जब जानकारी इकट्ठा की, मेडिकल कराया, तब पता चला कि इन्होंने शराब पी रखी थी। जिसके बाद दोस्तों पुलिस कर्मियों से भी बदतमीजी करने लगा और पुलिस कर्मी ने बाद में हिरासत में लिया है और कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को महंगाई से निजात चाहिए, प्रदेश की जनता को महंगाई अगर सबसे बड़ा मुद्दा लगती है तो उनके लिए निजात का केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर उत्तर प्रदेश से बाहर फेंक दीजिए। अपने आप महंगाई भी उखाड़कर बाहर फेंक जाएगी। वहीं पर दोस्तों यह चुनाव आयोग की कमी है, नाम कटने के मामले पर बोले शायर मुनव्वर राणा, छलका उनका भी दर्द। वहीं पर पति दयाशंकर के सवाल पर कन्नी काट गई स्वाति सिंह। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोली, कहा 10 तारीख को उनके ऊपर भूत लौटने लगेगा, यानी अखिलेश यादव की चुनाव में हार होगी। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पति के कारण आपकी सीट चली गई, आप मंत्री नहीं रहेंगी, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, यानी एक बार फिर से कन्नी काटती दिखाई दे रही हैं। हालांकि दोस्तों ये सवाल जनता के मन में अभी भी बना हुआ है। वहीं पर खागा सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने हलफनामे में घोषित की शून्य संपत्ति, बोले पैसा मायने नहीं रखता। उत्तर प्रदेश चौथे चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन इस दौरान फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा से विजय कुमार गौतम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। विजय कुमार ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति शून्य दिखाया है, यानी 1 भी रुपए की संपत्ति उनकी नहीं है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास चल अचल संपत्ति कुछ भी नहीं है। वहीं इस विधानसभा सीट पर सपा, भाजपा और बसपा की ओर से करोड़पति को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मतदाता विकसित हुआ है, वो दिन चले गए जब वोटर खरीदे जा सकते थे, अब वोटरों को कोई खरीद नहीं सकता है। जनता अपने मन से अपने लोगों के लिए वोट करती है। वहीं पर जयंत चौधरी का प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष, कहा यूक्रेन को यूपी चुनाव से जोड़कर प्रधानमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि प्रधानमंत्री के पास यूपी के विकास को लेकर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं पर काशी के
अंदर डोर टू डोर कैंपेन करेंगी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। दोनों के प्रचार को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों करहल की विधानसभा सीट पर 75% से ज्यादा वोटिंग की खबरें सामने आई है। वहीं पर आपको बता दें कि मायावती बोली कहा सपा भाजपा दोनों का सपना चकनाचूर हो जाएगा, समय आने दीजिए, आपको बताएंगे किसके पक्ष में जनता अपना फैसला सुनाती है। राज्य में एक बार फिर से 2012 की स्थिति को दोहराया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखे तो आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।